नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी डबल ई ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेने का सोच रहे हैं? तो उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डबल ई ट्रिपल सी की काउंसलिंग होती क्या है, इसके अंदर कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसकी सिक्योरिटी अमाउंट रहती है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है, कौन से राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, प्री एग्जिट क्या होता है, अपग्रेडेशन क्या होता है, किस-किस राउंड में आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, किसके अंदर अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सब पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ में ही इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होती है, स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है, तो अब आप दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डबल ई ट्रिपल सी की काउंसलिंग, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी डबल ई ट्रिपल सी। इसके अंदर आपको बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और बी फार्मा इन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। जैसे जो मेडिकल की कॉलेजें होती हैं उसको एनएमसी अप्रूवल करती है, वैसे ही जो आयुष की कॉलेजेस होती है उनको एनसीआईएसएम अप्रूवल करता है। इस फ्लो चार्ट से हम डबल ए ट्रिपल सी की कंप्लीट काउंसलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि डबल ए ट्रिपल सी के ऑफिशियल पोर्टल पे आप जाते हैं। वहां पे आपको प्रोविजनल जो उसकी सीट मैट्रिक्स होता है वो वहां पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद में उसका जो शेड्यूल आउट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होते हैं। तो जब अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। तो इसमें ये क्या होती है, फीस क्या कितनी रहती है, उसके अगर बात करें तो देखिए, अगर आप ऑल इंडिया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनके अंदर पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, इनमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो 1,000 रुपए लगती है। अगर आप SC ST या PWD कोटा से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है वो 500 रुपए लगता है। इसके बाद में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तब वहां पे आपको यही रजिस्ट्रेशन चार्ज, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा। काउंसलिंग के अंदर दो तरह की फीस होती है, एक होती है रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरी होती है सिक्योरिटी अमाउंट। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो आपके लिए नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो रिफंडेबल होता है, जो काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद में, कंप्लीट काउंसलिंग के बाद में आपको रिफंड हो जाता है। तो अगर अपन रिफंडेबल जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसकी बात करें, तो अगर यही गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगर बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको 20,000 रुपए पे करने पड़ते हैं सिक्योरिटी अमाउंट के। जबकि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप करते हैं तो आपको 50,000 रुपए पे करने पड़ते हैं। मतलब अगर एक बंदा 50,000 रुपए इसकी सिक्योरिटी अमाउंट और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 55,000 रुपए टोटल पे करता है, तो जो वो चॉइस फिलिंग करेगा उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस में वो फिल कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवाता है, तो उसको टोटल 20,000 रुपए प्लस 1,000 यानी टोटल 21,000 रुपए उसको पे करने होते हैं। जबकि अगर कोई SC ST या PWD से है तो उसको 20,000 रुपए तो सिक्योरिटी अमाउंट और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, टोटल 20,500 रुपए उसको पे करने होते हैं। ये तो थी इसकी सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में। अब ये सिक्योरिटी अमाउंट और जो इसकी रजिस्ट्रेशन फी है उसको अपन पे करेंगे। पे करने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। वहां पे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने पहले से बना रखी होती है या फिर उस वक्त आप उसमें कॉलेजेस को ऑर्डर वाइज उसमें अरेंज करते हैं। जो कॉलेजेस टॉप रैंकिंग में होती है, जिनमें आपको एडमिशन चाहिए होता है, जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे टॉप कॉलेजेस को हम फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं, उसके बाद में सेकंड कॉलेज, थर्ड कॉलेज, फोर्थ कॉलेज, ऐसे करके अपन उसको एक सीक्वेंस में रखते हैं। जो कॉलेजेस का आप यहाँ पे ऑर्डर रखेंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, वो ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है काउंसलिंग में, क्योंकि उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस अलॉट होना शुरू होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मान लीजिए आपने सबसे पहली चॉइस में NIA रखा, उसके बाद में आपने ट्रिपल M उदयपुर को रखा,
तो अब सबसे पहले क्या होगा कि जो इसकी रैंकिंग होगी, तो जब काउंसलिंग के सिस्टम सबसे पहले एनआईए की सीट देखेंगे। अगर उसमें आपको सीट मिल सकती है तो वहां पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अगर उसमें आपको सीट नहीं मिल सकती है तो फिर वो आपकी सेकंड जो प्रेफरेंस होगी उस पे जाएंगे। अगर सेकंड वाली आपको मिल सकती है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल सकती है तो वो थर्ड प्रेफरेंस पे जाते हैं, थर्ड पे नहीं तो फिर फोर्थ पे। जब आप अपनी प्रेफरेंस बनाए तो उसे अच्छे से देख के उसके बाद में डाटा वगैरह वेरीफाई करके उसके अकॉर्डिंग फिर बनाए और उसे पोर्टल पे अप्लाई करें। चॉइस फिलिंग के बाद में फिर क्या होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी रिजल्ट के लिए, फिर रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट का। जब रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद में दो पॉसिबिलिटी रहेगी। पहली, आपको सीट अलॉट नहीं हुई, दूसरी आपको एक सीट अलॉट हो गई। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप उसके जो फर्दर राउंड है सेकंड राउंड में आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको सीट अलॉट होती है तब आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो फ्री एग्जिट का, दूसरा ऑप्शन बचता है आप उस कॉलेज को ज्वाइन करें। अभी बात करते हैं कि फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है। फ्री एग्जिट का मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गई, आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो आपका सेफ रहता है, वो फॉरफिट नहीं होता है, तो इसको अपन फ्री एग्जिट कहते हैं। लेकिन अपग्रेडेशन किसे कहते हैं? अपग्रेडेशन ये होता है कि आपको कॉलेज कोई अलॉट हुई है, आपने रिपोर्टिंग किया, उस सीट को आपने रिपोर्ट किया, उसके बाद में क्या कर रहे हैं आप, अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट ले रहे हैं। अगर आपको उससे बेटर कॉलेज मिल जाता है तो आप सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिलेगा उसके अंदर चले जाएंगे। अगर आपको कोई भी सीट दूसरी अलॉट नहीं होती, कोई दूसरे कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो जो पहले राउंड में आपको अलॉट हुआ उसके अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर फ्री एग्जिट लेते हैं, अगर आप वहां से वापस रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो अब फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिलेगी उसके अंदर भी आप अपनी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहां पे रिपोर्ट नहीं किया है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है फ्री एग्जिट में और अपग्रेडेशन में। तो ये हो गया, यहाँ पे आप अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो फ्री एग्जिट कंसीडर किया जाता है, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो सेफ है, वो फॉरफिट नहीं हुआ है और आप वापस सेकेंड राउंड के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। या फिर आपने उस कॉलेज को रिपोर्ट किया, ज्वाइन किया, उसके बाद में आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अपग्रेड करवाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड राउंड में वापस पार्टिसिपेट करेंगे। अगर अपग्रेड आपकी सेकंड राउंड में कॉलेज हो जाती है तो आप सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिलेगी वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई थी वहीं पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं राउंड सेकंड की। तो सेकंड राउंड में वापस क्या होगा, जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, जो अपग्रेड करवा रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। किसके लिए? राउंड सेकंड के लिए। तो यहाँ पर ये सब भी डिटेल्ड में यही बातें बता रखी है जिसको मैं शॉर्ट में करके आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। पर एक बात ध्यान रखना कि जो भी चॉइस फिलिंग आपकी होगी ना वो हर बार फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। हर राउंड में आपको मैनुअली अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब उसमें आप वो लिस्ट सेम रख सकते हैं, जो फर्स्ट राउंड में रखी वही सेकंड राउंड में रख सकते हैं, थर्ड राउंड में रख सकते हैं, लेकिन ऑटो ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट राउंड में रखी थी सेकंड राउंड में भी वही कंसीडर कर ली जाए, आपको खुद को मैनुअली करना पड़ेगा। अब ये बात हो गई कि सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, जो अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या फिर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसके बाद में वापस वही प्रोसेस होगी, सीट में जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद में अलॉटमेंट होगा। अब सीट का जो अलॉटमेंट होगा उसकी भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी, पहली आपको सीट अलॉट हो गई, दूसरी आपको सीट अलॉट नहीं हुई। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप अगले राउंड के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होती है तो उसको आपको रिपोर्ट करना जरूरी होता है। अगर आप उस पर रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हैं तो आपकी फीस जो होती है वो फॉरफिट हो जाएगी, यानी आपको सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपको मिलता है राउंड फर्स्ट में। सेकंड राउंड में अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाने जाते हैं, आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए, तो आपकी जो काउंसलिंग फी होगी वो फॉरफिट हो जाएगी। अब थर्ड राउंड में भी वापस वही पॉसिबिलिटी रहेगी, आपको सीट मिल गई, आपको सीट नहीं मिली। अगर नहीं मिलती है तो आप स्टे वैकेंसी के अगले राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर आपको सीट मिल जाती है तो वो सीट आपको ज्वाइन करना कंपलसरी हो जाता है। इस सीट को आप छोड़ नहीं सकते, इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर इस सीट को आप विड्रॉल करते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो भी फॉरफिट होगी, उसके साथ में आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे।
अगर स्टेट काउंसलिंग के साथ में बात करें तो ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग है। ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड चलेगा, वो कंप्लीट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जो स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद में ऑल इंडिया का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। ऑल इंडिया का सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद में स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। मतलब ऐसे जिग जैग रूप में इसकी काउंसलिंग चलती है। तो इसमें आपको कौन सी सीट रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, वो उसका आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर राउंड थर्ड में आपको सीट अलॉट होती है ऑल इंडिया की, तो उसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर विड्रॉल करेंगे तो आपकी जो काउंसलिंग फी होती है वो फॉरफिट होगी। और इस सीट को अगर आप छोड़ते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो आपकी जो काउंसलिंग की फी है, सिक्योरिटी अमाउंट है, वो तो फॉरफिट होगा। उसके साथ में आप आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो ऑल इंडिया की हो या फिर स्टेट की काउंसलिंग हो, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद में बात आती है स्टे वैकेंसी राउंड की। तो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें स्टे वैकेंसी के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, जिसे अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद में जिसने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके इसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि इसकी जो चॉइस फिलिंग है, उसके बाद इसका अलॉटमेंट होगा। उसके भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी। पहला, आपको सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉट नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो आप आगे स्टेट काउंसलिंग में या फिर जो स्टेट वैकेंसी का सेकंड राउंड होगा उसका वेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आप उसको ज्वाइन करना आपके लिए कंपलसरी रहता है। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट दोनों की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। फिर आप इन दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट होगी वो आपको लेना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई फ्री एग्जिट नहीं मिलता है। यही कंडीशन कहाँ पे थी? राउंड थर्ड के अंदर भी यही कंडीशन थी। आप सीट को विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग दोनों से बाहर हो जाएंगे। स्टेट वैकेंसी का जो सेकंड राउंड होगा उसके अंदर ना तो आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है, ना ही चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब जो फर्स्ट राउंड की आप चॉइस फिलिंग करेंगे वही सेकंड राउंड के लिए कंसीडर की जाएगी। बाकी हर राउंड में आपको अपनी चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी होती है। लेकिन स्टे वैकेंसी का जो सेकंड राउंड होता है उसके अंदर आपको अपनी चॉइस फिलिंग वापस नहीं करने दी जाती है। मतलब जो स्टे वैकेंसी के फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी वही स्टे वैकेंसी के सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कंसीडर की जाती है। अगर इसमें आपको कोई सीट मिल जाती है तो भी वही कंडीशन रहेगी, आपको वो सीट ज्वाइन करना कंपलसरी रहता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप आगे की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पे भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्टेट की काउंसलिंग में देखेंगे कि स्टेट के जो लास्ट राउंड होंगे उनमें अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आप वहां पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह करके ये जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है ये यहाँ पे एंड हो जाती है। तो ये इसको अपन ने सिंपल वे में समझने की कोशिश की थी। तो अगर एक बार समराइज करके देखें तो राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्टे वैकेंसी, इन चारों राउंड में आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी राउंड में। फ्री एग्जिट आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में मिलता है। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है वो अपग्रेड आप करवा सकते हैं। सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है उसे भी आप थर्ड राउंड में अपग्रेड करवा सकते हैं। लेकिन आपको अगर थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, स्टे वैकेंसी के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है या फिर स्टे वैकेंसी के सेकंड राउंड में सीट अलॉट होती है, उसे आप अपग्रेड नहीं करवा सकते। और उस राउंड में आपको जो भी सीट अलॉट होगी उसको ज्वाइन करना कंपलसरी रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्टेट की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे, ऑल इंडिया की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। तो ये था काउंसलिंग का प्रोसेस। इसमें एक बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, जैसे कि ऑल इंडिया का राउंड जो चलेगा, स्टेट का राउंड, ये दोनों आपस में अल्टरनेट चलते हैं। फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का होगा, फर्स्ट राउंड स्टेट का, उसके बाद फिर उसके बाद में ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टेट का सेकेंड राउंड होगा। इसके बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए। तो अगर बात करें कि आपको रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, तो देखिए, जो प्रोविजनल आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसे आप अपने साथ रखेंगे, एडमिट कार्ड को अपने पास में रखेंगे, जो नीट का स्कोर कार्ड होगा वो आपके साथ होगा, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, यानी बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप 10th की मार्कशीट भी यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगे जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किए थे।
उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट हो सकता है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास में ओरिजिनल रखना पड़ेगा। फिर इसमें एक डॉक्यूमेंट की नीड रहती है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की नीड रहती है। इसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट की नीड रहेगी। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये थे कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रिपोर्टिंग के वक्त अपने साथ लेके जाना होता है। तो अभी जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सभी रेडी रख सकते हैं ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसमें अपन ने फीस के रिगार्डिंग बात कर ली, सारे स्टेप बाय स्टेप इसकी काउंसलिंग को हमने समझने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट drsrprajapati.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एमसीसी, बीसीआई, AACCC इन तीनों की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है इसके रिगार्डिंग कॉलेज प्रिडिक्टर टूल, प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल और इसके साथ कट ऑफ एनालाइजर टूल जैसे टूल्स आपको मिलेंगे। इनके अंदर जैसे कॉलेज प्रिडिक्टर में आप अपनी कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर में आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को जनरेट करके उसे कस्टमाइज करके उसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं ताकि जब आप पोर्टल पे अपनी काउंसलिंग करें उस वक्त आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा जो कट ऑफ एनालाइजर टूल होता है उसमें ऑल इंडिया में जो भी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर उसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक विद इन 1 क्लिक आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज अलग अलग हर एक कॉलेज की कंप्लीट वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा काउंसलिंग में आपको जो भी डॉक्यूमेंट की नीड रहती है वो सारे डॉक्यूमेंट भी वहां पे वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। जिन जिन डॉक्यूमेंट की आपको नीड रह सकती है, स्टेट काउंसलिंग की अगर बात करें तो 8 स्टेट की स्टेट काउंसलिंग भी उस वेबसाइट पे मैंने कवर कर रखी है। वेबसाइट को कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है, उस सब के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में बात कर रखी है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट करें और अपनी काउंसलिंग को इजी बनाएं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ।